आज दोपहर महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अभी भी बहस जारी है। इस बीच ईडी ने 14 दिनों के लिए रिमांड नवाब मलिक की मांगी है। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं और जीतेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर आला सतह की मीटिंग हो रही है, जिसमें वजीर दाखिला समेत कई लीडरान शरीक हैं। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे और उधर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के कारकुनों ने मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। कारकुनों का कहना है कि नवाब मलिक को सियासी दुश्मनी के तहत फंसाया जा रहा है। हम लोग इधर बैठ के खाना भी नहीं खाएंगे, उपोषण करेंगे। क्यों मालूम? वो हिंदू मुसलमान है, लेकिन हिंदू को लेके चलते हैं। कभी नहीं, गरीब को अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी इलेक्शन आया बोल के उनको ऐसा ये सब उन लोग ने मीटिंग लेके ऐसा बनाया, लेकिन वो बहुत अच्छे है। हम लोग हिंदू है, हम लोग को बहुत वो मानते हैं, हिंदू हो, मुसलमान, मुस्लिम हो, सबको। ये ऐसा पार्टी के वजह से ऐसा नहीं करता है वो, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है और उनको छोड़ना चाहिए। अगर उनको नहीं छोड़ेगा तो हम लोग इधर ही बैठेंगे, उपोषण करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, सब लेडीज इधर ही बैठेंगे जब तक आएंगे नहीं हम लोग। मैं बोलती भाई ने कुछ किए नहीं, काय को उनको पकड़े। वो इतने अच्छे आदमी है, हर गरीब के लिए साथ में खड़े रहते हैं। हमारे लिए रात में फोन कर दो भाई ये तकलीफ है तो खड़े हो जाते हैं। वो इतने अच्छे आदमी को ये लोग के झूठ इल्जाम लगा रहे लोग। हमारे भाई हर वक्त खड़े रहते ना, उनको देखे नहीं जाता, उनकी पार्टी हिला दी है ना, इसलिए उनको जलन हो रही है। बस वही कर रहे हैं वो लोग। हमारा ये है कि हमारे साहब जो है नवाब मलिक साहब, इनको फंसाया जा रहा है पूरी तरीके से, और ये बीजेपी की डर है। मतलब ये कि उनको आगे चल के भविष्य में बहुत खतरा है। सबूत का ईडी मतलब बीजेपी है, ईडी मतलब बीजेपी है। बीजेपी के पास जो उनके विरुद्ध बोलेगा उनको दबाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से वो। तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो ये सब चाल है उनकी। जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे 90 के टाइम में, जब भी दाऊद का नाम आ रहा था तो ये क्या है, बीजेपी को क्या है, जो बीजेपी में गया वो बच गया, जो बीजेपी में नहीं गया उसके ऊपर केस। नवाब भाई क्या रहता है, जो खुलेआम बात करते थे, बिंदास बोलते थे। और अभी नवाब भाई के ऊपर सुबह 4 बजे नोटिस आना चाहिए था, नोटिस के बगैर नवाब भाई कोर्ट आए, ये गलत है। मतलब अभी क्या है, सब जिले पूरे महाराष्ट्र के जिले में राष्ट्रवादी जोर में आ गए लिए, तो बीजेपी डर गए, इसके लिए सब नेता लोग को एक्शन ले रहे। अगर यही अभी शरद पवार साहब अगर बीजेपी में चले जाए तो सब केस खत्म हो जाएंगे। तो ये उनका एक्शन है क्या, मतलब हम लोग की सरकार बने बस उनका यही तमाशा। सियासी मफादात के लिए सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करना इंतहाई गलत बात है। इस तरह की हरकत से लोगों का सरकारी एजेंसियों पर से भरोसा उठ जाएगा। ये कहना है महाराष्ट्र के वजीर बराए हाउसिंग और एनसीपी के सीनियर लीडर जितेंद्र औहाड़ का। आप केंद्र सरकार के बारे में कुछ भी बात करो तो तुरंत केंद्रीय जांच जो संस्था है वो पीछे लग जाती है। इसमें संविधान का भी अपमान है और लोकतंत्र का भी अपमान है। आप विरोधों को ऐसे जांच करके दबा के आप खुद बाहर आनंद से नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल ये दांव उल्टा भी फिर सकता है। उधर बीजेपी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के सदस्य चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नवाब मलिक को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की एक बड़ी लिस्ट बनती है जो पढ़ते पढ़ते मुझे भी थकावट आती है। डी कंपनी से संबंध रखने वाले आतंकियों से, जिनको मुंबई ब्लास्ट में
सजा भी मिली है, उनसे खरीदी थी। जब ये सारे सबूत सामने आए तो नवाब मलिक जैसे ऐसे मंत्री का इस्तीफा लेने के बदले आज शिवसेना और कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर रही है और उन्हें हीरो बना रही है। क्या हो चुका है शिवसेना को? ये वही लोग थे जिन्होंने मुंबई में ब्लास्ट करके हमारे नागरिकों की जान ली, जिनका संपर्क पाकिस्तानी आतंकवाद से है। आज ऐसे व्यक्ति जिनकी बिजनेस डीलिंग्स ऐसे आतंकियों के साथ थी, डी कंपनी के लोगों के साथ थी, उसका इस्तीफा मांगने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले शिवसेना और कांग्रेस पार्टी उसके बचाव में उतरती है और कहती है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। यदि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, परंतु आज यही बहाना बनाया गया और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री भी थे, उनके लिए भी इसी प्रकार से महाविकास अघाड़ी के नेता बचाव में आए थे। पर जो भी आरोप अनिल देशमुख पर लगे थे वो आज सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। नवाब मलिक के और दाऊद के सिंडिकेट के साथ क्या रिश्ते हैं ये अभी पूरी तरह से उजागर हो जाएगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो ये देशद्रोही चेहरा है वो पूरी तरह से बेनकाब होगा और इसके लिए आज के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इस कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के काबिनेट वजीर अशोक चौहान ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी को घेरा। इन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये सब कर रही है। जो राय है वो ये है कि राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करना, विरोध होना, अपने अपने विचार अलग तरीके से वहां रखना, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, पर उसका वो छोड़कर कोर्ट कचहरी, वो छोड़कर पुलिस स्टेशन, वो छोड़कर केंद्रीय एजेंसीज, इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के ही एक लीडर जिनका नाम गौरव वल्लभ है, उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी क्या मायने रखती है। ये सिर्फ चुनाव के माहौल को खराब करने की कोशिश है और ध्यान भटकाने की कोशिश है। कि पिछले 7.5 पौने 8 साल में जितने भी सीबीआई ने ये कार्रवाई की उनमें से कितने लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए, आपको जान के आश्चर्य हुआ होगा, एक भी नहीं। तो ये चुनाव के दौरान चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए, चुनावों को पोलराइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे काम में लिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने तो कहा था दाऊद इब्राहिम को आप जेल में डालेंगे, 8 साल हो गए, कहाँ है दाऊद इब्राहिम? कहाँ बैठा है? कौन सी जेल में है वो? देश ये आपसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि कोई भी गैंगस्टर हो वो जेल के पीछे पहुंचे, पर आपने क्या किया? आपने तो ये किया कि लूट एंड एस्केप, लूटो और उड़ो स्कीम यहां इंडिया में लॉन्च कर दी। मालिया देश का पैसा लेके उड़ गया। अभी एबीजी शिपयार्ड 23,000 करोड़ एक आदमी ने फ्रॉड किया भारत के बैंकों के साथ, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं सामने आ रहा? बताइए मोदी जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। पिछले 7.5 साल में 5,35,000 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। इन चीजों का जवाब दीजिए। सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ वहां पे जांच क्यों नहीं करते हैं? गुजरात सरकार का 60 लाख टन, गुजरात सरकार ने जो छोटे उद्योगों के लिए 60 लाख टन कोयला था वो खा गई। वो उन्होंने 60 लाख टन दूसरे राज्यों में दूसरे इंडस्ट्रीज को बेच दिया और 4 गुना कीमत में। मोदी जी, आप तो खुद गुजरात के उद्योग मंत्री थे जब ये घोटाला हुआ, आप चुप क्यों हैं? हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो और गुजरात के चारों मुख्यमंत्री जो पिछले 14 साल में रहे, नरेंद्र मोदी जी,
आनंदीबेन जी, विजय रूपानी जी और भूपेंद्र भाई पटेल, इनकी चारों की इन 6,000 करोड़ के जो कोयला खाने का जो घोटाला हुआ, इनके इन्वॉल्वमेंट की जांच होनी चाहिए। पिछले 14 साल में 10.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पास ही उद्योग मंत्रालय रहता है, उसकी जांच सीबीआई क्यों नहीं करती? उसमें गिरफ्तारियां क्यों नहीं करती है सीबीआई? वहां तो अधिकारियों से जब ये सवाल आप जैसे पत्रकारों ने पूछा तो अधिकारी कहते हैं नो कमेंट्स। अरे यू हैव टू गिव कमेंट्स। आप किसके इशारों पे ये घोटाले कर रहे थे? 6,000 करोड़ के 60 लाख टन आपने छोटे और मझले उद्योगों का कोयला दूसरे राज्यों के दूसरे उद्योगों को 4 गुना कीमत पर क्यों बेचा? आपको ये बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि 14 साल से जो एजेंसियां जिनका काम छोटे उद्योगों को कोयला बांटने का था, वो साल दर साल एक ही क्यों थी? आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके अंदर जो जीएसटी की चोरी हुई है, जीएसटी का घोटाला हुआ, इनकम टैक्स का घोटाला हुआ, जो सेल्स टैक्स का घोटाला हुआ, तो ये एजेंसी स्वतः संज्ञान लेके जांच चालू क्यों नहीं करती है? रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को मरकज और रियासत की रस्साकशी के तनाजुर में देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अक़लियती सेल के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन अहमद ने इस मामले में रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे को मकतूब रवाना करके फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की है। इनका इल्ज़ाम है कि अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए बीजेपी हुकूमत जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है, जो जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। मोहसिन अहमद ने वजीर आला से मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत को दस्तूर हिंद की रोशनी में मरकज को सख्त जवाब देना होगा। महाराष्ट्र के ज्येष्ठ जो है मंत्री नवाब मलिक साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की है ईडी ने सुबह 4:30 बजे से, उसके ताल्लुक से एक निवेदन दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारी दरख्वास्त है, इस तरफ उन्होंने तवज्जो देना चाहिए और ईडी की जो कार्रवाई है इस तरह की गलत है। केंद्र जो है महाराष्ट्र में हस्तक्षेप कर रहा और जानबूझ के सियासी जो है मकसद मफाद के लिए जो छापेमारी कर रहे, हम सब इसका निषेध करते हैं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी रद्द-ए-अमल की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी किसी को भी किसी भी वक्त बदनाम कर सकती है। जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में, कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। भले ही अभी इलेक्शन कमीशन ने अमरावती बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान ना किया हो, लेकिन इंतखाबात को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने भी अमरावती म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तमाम 98 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि अमरावती में समाजवादी पार्टी की कारकर्दगी को देखते हुए बड़ी तादाद में आवाम पार्टी के साथ हैं। यही वजह है कि अमरावती की तमाम सीटों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है समाजवादी पार्टी। कि अमरावती जिला, अमरावती कारपोरेशन में जितने भी इलेक्शन है, मैं सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ाने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये किसी को कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि हम इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहते। हमारे पास अगर मजबूत साथी हैं, अच्छे लोग हैं, तो हम ज़रूर इलेक्शन लड़ाएंगे। मैं तमाम उलमाए कराम जिन्होंने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में बहुत ताउन किया और उनके ताउन के बगैर, उनकी मदद के बगैर, तो मैं समझता हूँ कि मैं अमरावती या अमरावती ज़िले में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मेरी गुजारिश है तमाम उलमाओं से, मेरी गुजारिश है हाजी ज़फ़र अली साहब से, सलीम बबलू से, इमरान से, कि आप लोग अच्छे अच्छे उम्मीदवार ढूंढिए और पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ाने की पूरी तैयारी कीजिए। मैं खुद भी आऊँगा, प्रचार भी करूँगा, जिससे मैं फ्री हो जाऊँगा। कि कोई गलत फहमी पैदा करता है तो वो उन लोगों से कहिए कि अपना काम करो, हमारे बारे में आपको कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं। समाजवादी पार्टी एक फुल फ्लेज पार्टी है, हम पूरे महाराष्ट्र में पार्टी को फैलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के सरकारी मुलाजमीन अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इन हड़ताली मुलाजमीन में औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नर्सें भी शामिल हो गई हैं। इनका मुतालबा है कि पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज होनी चाहिए। घाटी दवाखाने की नर्सें हड़ताल में शामिल होने से दवाखाने में मरीजों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ताहम नर्सों का कहना है कि हुकूमत मुसलसल हमारे मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है, इसलिए हड़ताल ही वाहिद रास्ता है अपनी बात मनवाने का।
सरकारी कर्मचारी पूरे महाराष्ट्र के स्ट्राइक पे है, उसमें नर्सेज भी स्ट्राइक पे है। ये जो हमारी मांग है, पहली मांग ये है कि जो कर्मचारी 2005 से शासकीय नौकरी में आए वाले हैं, उनको जूनी पेंशन जो हम लोगों को मिलती वो इन लोगों को नहीं है, वो जूनी पेंशन शुरू करना चाहिए जो कि आमदार खासदार लोगों को मिलती। और हम लोग 58 ईयर्स तक सर्विस करते और हमको पेंशन नहीं है, और ये हमारी मांग है कि हमको सब लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। 2 दिन की स्ट्राइक है हमारी। मरीजों पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन हमारी अभी मजबूरी है। हम 1 साल से उनको बता रहे हैं कि हम हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन हमारे मांगे तरफ कोई ख्याल नहीं दे रहा है। मजबूरन हमको ये स्ट्राइक करना जरूरी है। मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी मिशन के तहत औरंगाबाद शहर की 25 बस्तियों में लाइब्रेरियों का जाल बिछा दिया गया है। 25वीं लाइब्रेरी हिना नगर इलाके की शादाब मस्जिद के अहाते में कायम की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि अब तक शहर की 11 मसाजिद में लाइब्रेरियां कायम हो चुकी हैं। वाज़ेह है कि औरंगाबाद की हिना नगर इलाका जो है स्लम बस्तियों में शामिल होता है। यहाँ मजदूर और मेहनत कश तबके की अक्सरियत है। रीड एंड लीड फाउंडेशन ऐसे इलाकों में ही बच्चों को मुताले से जोड़ने में मसरूफ़ है। 25वीं लाइब्रेरी को मारूफ माहिर तालीम अब्दुल हुसैन रहीम ने वालिदा आमिना फजल अब्बास के नाम से मंसूब किया है। इस मौके पर तलबा तालिबात और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और तलबा को यकीन दिलाया कि इस लाइब्रेरी में किताबों की कमी नहीं होने दी जाएगी। मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी अभियान चला जा रहा है, उसकी सिल्वर जुबली हमने हिना नगर शादाब मस्जिद में मनाई है। और ये पूरा ऐतिहासिक क्षण है कि आज औरंगाबाद शहर की 11वीं मस्जिद में एक बाल वाचनालय अभ्यासिका स्टडी सेंटर का इफ्तिताह होने जा रहा है। यहाँ के तमाम जिम्मेदारों ने हमारा साथ दिया है और हमें उम्मीद है कि यहाँ के हिना नगर जो एक स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या मजदूर पेशा बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, वो यहाँ पर आएंगे, किताबें ले जाएंगे। इसी लाइब्रेरी का इफ्तिताह मेरे वालदा के नाम पे हुआ है और ये इसके ऑर्गेनाइज़र है मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, जो हर महल्ले में एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ और उनकी हिम्मत अफजाई करता हूँ कि वो हर महल्ले में लाइब्रेरी खोले। बच्चों को जो है दूसरी जगह जाने से अपने महल्ले में अपने घर के नज़दीक अगर लाइब्रेरी रही तो उनको बहुत आसानी हो जाती है। स्पेशली जो लड़कियां हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने महल्ले में अपनी लाइब्रेरी से एक किताब ले लिए और उसको पढ़ के उसको वापस करें और उस किताब में क्या लिखा है ये जानना बहुत ज़रूरी। मोहल्ला लाइब्रेरी का ये जो 25वां उपक्रम है, इसके लिए मैं मिर्ज़ा नदवी साहब के रीड एंड लीड फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं और इस उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसकी सेंचुरी हो, 100 लाइब्रेरियाँ खुले जल्द से जल्द, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इस कार्यक्रम के चलते जो गौर गरीब मजलूम बच्चे हैं जो पढ़ाई की किताब के अलावा दूसरी किताबें खरीद नहीं सकते, उनके लिए इस टाइप की ये लाइब्रेरी बनाई गई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।